Good morning students, how are you? Student, welcome again ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजिकल सिस्टम जो क्रिएट हो चुका है उसके अंदर जो बैलेंस बना हुआ है वो कैसे बनता है, और वो बैलेंस जो है अगर उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो कैसे जो है इन्वायरमेंट को जो है ना वो चेंजेस इफ़ेक्ट डाल देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। द एलिमेंट्स ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम which is now as the ecological balance. Any change or disturbance in this equilibrium gives birth to a new ecological system. देखो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, जो इकोलॉजिकल सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली जो है ना इस बैलेंस को जो है मेंटेन रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को। अगर इसके अंदर चेंज या डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो जाती है तो एक न्यू इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाता है। द एनवायरनमेंट affects the living organism in many way. From example, temperature, light, wind and soil affect the rate of growth of plants which are food for animals. यहाँ पर कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं जिस पे जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाता है, जिसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया है टेम्परेचर का, लाइट का एंड विंड एंड सॉइल। इसके जो प्लांट्स जो है या जो फूड फॉर एनिमल्स है इनके ऊपर जो है वो अपना वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये होंगे तो वो जो ना प्लांट्स या एनिमल्स जो वो ग्रोथ करते हैं। इफ़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स गेट्स abnormally reduced, it will affect the number of herbivores which in turn will affect the number of carnivores. यहाँ पर ये कहता है कि बच्चों कि अगर इसके अंदर अगर हल्का सा भी जो चेंजेस या इफेक्ट डालेंगे तो उसका रिजल्ट जो है ना वो अपना इकोसिस्टम है उसके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं। दस वन चेंज लीड्स टू ए सीरीज ऑफ चेंज thus one change leads to a series of change which further disturb the ecological balance. अगर इसके अंदर हल्का से भी जो है चेंजेस आ जाता है, वो जो सीरीज जो बनी हुई है इकोसिस्टम या फिर हम फूड चेन को जो कह सकते हैं, वो चेंज जो है ना वो उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे और जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। The changed environment due to a disturbed ecological balance can create circumstances which may be favorable or unfavorable for man. अगर ये चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो चेंज हो गया, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर, तो फिर जो है ह्यूमन के सामने जो है ना, जो मैन के सामने जो है वो फेवरेबल और नॉन अनफेवरेबल जो है सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर चेंजेस आते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर या उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो ह्यूमन के लिए जो है ना वो अनफेवरेबल जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अपने पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो एक सही बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ए नेसेसिटी। ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट की स्टडी हम जो कर रहे हैं उसकी नेसेसिटी कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न क्या है कि जो ना हम आज इस इन्वायरमेंट की जो स्टडी कर रहे हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द इन्वायरमेंट। ये कहता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको डेवलपमेंट के लिए जो है हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है। वी आर एन integral part of the biological environment and our life is very much dependent on the circumstances of physical environment. बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि हम जो है बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ जो है और फिजिकल इन्वायरमेंट जो है इस
दोनों की जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा हम डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है चाहे वो हम फिजिकल इन्वायरमेंट है। वट एवर मैन नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज लाइफ ही गेट इट फ्रॉम द नेचर और द इन्वायरमेंट। कहता है कि अगर मैन को जो है डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरत रहती है नेचर और जो इन्वायरमेंट है उन दोनों की। मैन हैज चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ मैनी प्लेस टू सेटिस्फाई हिज नीड, फॉर एग्जाम्पल टू बिल्ड हाउसेज, सेट अप फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। स्टूडेंट यहाँ पर कहता है कि मैन ने जो है ना इन्वायरमेंट को काफ़ी चेंज किया है अपने पर्पज़ के लिए, चाहे वो उसने जो है बिल्डिंग बनाई है, हाउस बनाए हैं या फिर कोई फैक्ट्री जो उन्होंने सेटअप की है। इससे क्या दिक्कत आई? ये कहता है कि इट इज़ ट्रू दैट सच चेंज वर एक्सेप्शनल ऑफ फुलफिल ह्यूमन नीड्स बट हिज एक्शन हैव एडवर्सली इफेक्टेड द इन्वायरमेंट ऑफ दूज प्लेस। जहाँ उन्होंने जो है ना इतने ज़्यादा जो नीड्स है उसको यूज़ किया है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, वेर एवर मैन लाइफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट occur, the ecological balance gets disturbed and the problems of life emerge. For example, excessive burning of fossil fuels and cause air pollution, deforestation, cutting and clear of forest has caused oil erosion and flood in many places. Problems of population, global warming, waste disposal, e-waste, loss of biodiversity है बिकॉज ग्लोबल इशूज़। बच्चों इसके अंदर क्या कहता है कि ह्यूमन ने जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट डाला है उसका क्या रिजल्ट निकला, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है अपने इन्वायरमेंट को उसने चेंज किया है, उसने इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है वो डिस्टर्ब किया है। और प्रॉब्लम कौन सी सामने आई हमारे, उस प्रॉब्लम आई है हमारे सामने एयर पोल्यूशन की, डिफोरेस्टेशन की, और उसके बाद जब उसने पौधों को जहाँ जो प्लांट्स हैं उनको काटा, उस एरिया को साफ़ किया फॉरेस्ट को, तो उससे सोइल इरोजन की प्रॉब्लम आ गई, फ्लड आने लगा डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो एक पोल्यूशन बढ़ा है, इससे एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। ग्लोबल वार्मिंग की पूरे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो जो वेस्ट डिपोजल है ये उसकी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। और ये सब प्रॉब्लम जो है वो किसी एक प्लेस की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है पूरे ग्लोबल इशू है कि पूरे जो है अर्थ की जो है ना ये प्रॉब्लम जो हमने क्रिएट कर दी है। हिंस इट वाज बिकॉज inevitable to conduct a thorough study of environment, man should be careful to see that his actions do not create imbalance in the environment. It has become critical to understand this problem and take action to conserve the environment. बच्चों यहाँ पर कहता है कि जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे, और फिर मैन जो है वो केयरफुल होगा, इसके लिए जो इन्वायरमेंट है उसके लिए जो है वो केयरफुल हो जाएगा, और जो इम्बैलेंस है उसको वो बैलेंस के अंदर या उसको मेंटेन रखेगा, उसको वो अंडरस्टैंड होगा जो इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। अब जैसे आपने इस लेसन को पढ़ा है इन्वायरमेंट के बारे में, आपको बताया गया कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है और उसमें कैसे बैलेंस होता है, और हमने जो नेचर को या इस इन्वायरमेंट को जो ना अपने नीड के लिए जो उसको यूज़ किया है, या हम यूँ कहें कि यूज़ के बजाय हमने इसको मिसयूज़ किया है, और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इस टाइप की जो है प्रॉब्लम जो हमने क्रिएट किया है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से जानेंगे और हम अपने इन्वायरमेंट को जो है सेफ रखेंगे। अदरवाइज इट इज़ feared that life may be wiped out on earth। उसके बाद कहता है कि अदरवाइज ये जो ना हमारी लाइफ के लिए जो ना काफ़ी हानिकारक हो सकती है ये चीज़ें। दैट इज़ द ओनली वे टू सेव द
extents of earth, otherwise they are change of man becoming extent in the dynamic environment। अदरवाइज अगर हमने अपने अर्थ को सेव नहीं किया तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है या मैन के लिए जो ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट की स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है जो मिसयूज़ कर जो सोर्सेज को मिसयूज़ कर जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है उस प्रॉब्लम को जो ना ठीक करना ही इस का मेन मोटिव है। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सेव ट्री सेव लाइफ जैसे या पौधागिरी जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। और हम भी ये कहते हैं कि जो ना पौधों को नहीं काटे, हमें लगाने चाहिए। तो हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट जो प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और हमारे ये एक मॉरल ड्यूटीज़ भी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को जो है वो साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। यही हमारा एक जो है ना ये फ़र्ज़ और एक दायित्व जो है वो बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है ना यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।